हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9, दैट इज़ स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज़। दैट इज़ अभी तक के चैप्टर्स में हमने समझ लिया है कि ऑडिट होती क्या है, कैसे परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से होती है, क्या क्या प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं, रैप क्या होता है, फैप क्या होता है, एवरीथिंग। अब हम ये समझेंगे कि इस एंटिटी की ऑडिट में हम कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। लाइक आप चैरिटेबल ट्रस्ट की ऑडिट कर रहे हो, एनजीओ की ऑडिट पे जा रहे हो, हॉस्पिटल की ऑडिट पे जा रहे हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की ऑडिट कर रहे हो, या किसी गवर्नमेंट ऑडिट में जा रहे हो। अब ऑब्वियस सी बात है, जो आप एनजीओ के लिए प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो, सेम प्रोसीजर्स गवर्नमेंट ऑडिट में तो यूज़ नहीं होंगे। तो अभी इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इनकी ऑडिट में कौन से प्रोसीजर्स लगती हैं और उनके बारे में समझने वाले हैं। सो लेट्स हैव अ ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर कि ये चैप्टर कौन कौन सी एंटिटीज़ को कवर करता है। बेसिकली हर एक एंटिटी, गवर्नमेंट ऑडिट, एनजीओ, लोकल बॉडीज, सोल ट्रेडर, फर्म, एलएलपी, होटल, क्लब, सिनेमा हॉल, एजुकेशन, हॉस्पिटल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, हायर परचेज लीजिंग कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट सोसाइटीज़। हम इन हर एक कंपनीज के बारे में, हर एक एंटिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज़, कौन से ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान पे रखने होंगे वाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट ऑफ दिस एंटिटीज़। तो आप किसी भी एंटिटी की ऑडिट करने जाओ ना, सबसे पहले आपको उसका कॉन्स्टिट्यूशन समझना होता है। दैट इज, सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन है उस ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट बना रहे हो ना, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, तो वहाँ पे अप्लाई होता है हमारा इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। या आप ऐसे देख लो, कंपनीज़ की ऑडिट कर रहे हो तो कंपनीज एक्ट लगेगा, एलएलपी में एलएलपी एक्ट, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट, बैंक की ऑडिट में जा रहे हो तो आरबीआई एक्ट। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हमें ये समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन की जिसकी ऑडिट पे आप जा रहे हो। अब एक बार जहाँ आपको कॉन्स्टिट्यूशन पता चल गई, अब हम पता करेंगे उसके बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस। अगर कोई ट्रस्ट डीड है तो वो ट्रस्ट डीड के बारे में, दैट इज़ इस कंपनी में कौन कौन से लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं। तभी तो आप ये चेक करोगे ना। अभी तक हमने ऑडिट में क्या पढ़ा है, हम ये देखते हैं कि एक कंपनी या एक कोई भी एंटिटी जिसकी आप ऑडिट कर रहे हो, वहाँ आप ये चेक करोगे कि क्या वो कंप्लाई कर रही है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, लॉज के साथ। तो ये हम बताओगे कैसे, पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि उस पर लागू कौन सा लॉ हो रहा है। देन जब आप इन लॉज, रूल्स, रेगुलेशन के बारे में पढ़ोगे, इन्हें समझोगे, तो आपको ये समझ आएगा कि इस पर्टिकुलर एंटिटी के मेंबर्स के पास, मैनेजमेंट के पास और अदर ऑफिसर्स के पास क्या पावर्स हैं। एंड एट लास्ट आपको उस कंपनी की जो भी जनरल मीटिंग हो रही है उसकी मिनट्स बुक पढ़नी है। तो हमें हमारा ये चैप्टर क्या कहता है कि अगर आपको किसी भी डिफरेंट एंटिटीज़ की ऑडिट करनी है तो कुछ मेजर पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। दैट इज़, सबसे पहले आपको उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता करना है, और उसके जानने के लिए आप सबसे पहले जानोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। दैट इज़, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के तहत आप क्या क्या चीज़ें जानना पसंद करोगे। पसंद तो कोई नहीं करता, बट आपको करना तो पड़ेगा ही। तो सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन जानोगे, फिर उसके बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशन, ट्रस्ट डीड, फिर क्या पावर्स है मेंबर की, मैनेजमेंट की, अदर ऑफिसर्स की। एंड एट लास्ट आप एग्जामिन करोगे मिनट्स बुक को उनके जनरल मीटिंग की। एंड देन अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चल गया। अब आप इवेल्युएट करोगे उस कंपनी की इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। अब ये इवेल्युएट करने से आपको क्या पता चलेगा, रोमम। अब ये सब चीज़ें तो हमने पहले भी पढ़ी है, एक तरह से हम रिवाइज कर रहे हैं अभी तक हम जो भी पढ़ के आए हैं कि ऑडिट करने के लिए क्या क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप इवेल्युएट करोगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। दैन आप एग्जामिन करोगे कि क्या वो कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रही है और प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चेक करने हैं तो आप चेक करोगे पहले तो उसकी जो भी रिसिप्ट्स हैं और जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं। तो अभी आपने क्या समझा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें डिफरेंट एंटिटीज़ की ऑडिट करते वक्त ध्यान में रखने होते हैं। सबसे पहला, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बना है, उसमें कौन से लॉ, रूल्स, रेगुलेशन एप्लीकेबल हैं, क्या पावर्स हैं उनके मेंबर्स, मैनेजमेंट और अदर ऑफिसर्स के पास, उनकी मिनट्स बुक एग्जामिन करनी है। एंड आफ्टर दैट उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जामिन करना है। ये चेक करना है कि वो कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रही है या नहीं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन कर रही है या नहीं। और ये करने के लिए हम चेक करेंगे उनके रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स। अब ये तो हमने एक तरह से चैप्टर का ओवरव्यू लेते हुए कुछ बेसिक्स समझ ली कि हर एक एंटिटी की ऑडिट में हम क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे। अब हम पढ़ते हैं पर्टिकुलर एंटिटीज़ के बारे में। सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज़ गवर्नमेंट ऑडिट।
तो पहले बैकग्राउंड समझते हैं हमारी गवर्नमेंट ऑडिट का। ये इतनी पुरानी है ना जितनी पुरानी हमारी गवर्नमेंट है, मतलब समझो जब से गवर्नमेंट काम करती आ रही है तब से गवर्नमेंट ऑडिट होती आ रही है। और इसका एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है इवन इन डेवलपिंग कंट्रीज़। ऐसा नहीं है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है सिर्फ वही गवर्नमेंट ऑडिट कराएगी, डेवलपिंग कंट्रीज़ भी गवर्नमेंट ऑडिट कराती हैं। और जो हमारी गवर्नमेंट ऑडिट का कॉन्सेप्ट, कंटेंट एंड स्कोप है, ये टाइम के साथ डेवलप होता रहता है इन ट्यून विद पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ऑब्वियस सी बात है, हर दिन आए दिन डेवलपमेंट हो रही है, तो हमें ऑडिट की प्रोसीजर्स में भी तो डेवलपमेंट लानी होगी ना। आज से 50 साल पहले जैसी ऑडिट होती थी आज भी वैसी ऑडिट करोगे तो चलेगा? अभी हर चीज़ डिजिटल हो गई है, 100 तरह की चेंजेस आ रही हैं, हर दिन चेंजेस आ रही हैं। तो हमें भी डेवलप करते चलना है कॉन्सेप्ट, कंटेंट एंड स्कोप ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। अब वो ऑब्वियस सी बात है, अब गवर्नमेंट की ऑडिट सिर्फ एक दो चीज़ बताने के लिए नहीं करोगे, हर चीज़ के लिए करोगे। दैट इज़ इट हैज़ रिस्पॉन्डेड टू द नीड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन की नीड्स को रिस्पॉन्ड करता है। इसका एम ये होता है कि ये इंश्योर करे अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। अब आपने ये चीज़ बहुत सुनी होगी कि गवर्नमेंट ने बोला था कि 100 करोड़ लगाएंगे ये रोड बनाने में, और इन्होंने यहाँ पे लगाई सिर्फ 10 करोड़, बाकी के पैसे खा गए। ऐसी चीज़ें आपने बहुत सुनी होगी, या ऐसे रियल लाइफ में नहीं सुनी है तो आपने मूवीज़ में ये सब चीज़ें बहुत देखी होंगी। अब क्या गवर्नमेंट ने सच में पूरे पैसे लगाए? ये सब कैसे इंश्योर होता है? ऑडिट के थ्रू। ऑडिट क्या करता है? इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। पब्लिक से आया रेवेन्यू और उनके लिए किए गए एक्सपेंडिचर को लेके एक एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है गवर्नमेंट ऑडिट। अब ये एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्राइमरीली पार्लियामेंट होता है। अब ऐसे चलते फिरते कोई भी थोड़ी बोल देगा कि यहाँ पे अरे 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाना है, नहीं, पार्लियामेंट डिसाइड करती है। एंड इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स थ्रू इंसिस्टेंस अपॉन डिमांड फॉर ग्रांट्स। आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, ओके। अब मेरे को कोई भी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चालू करना है, एक कंपनी ओपन करनी है, जिसके लिए मेरे को चाहिए गवर्नमेंट से ग्रांट। तो अब क्या मैं मोदी जी के पास जाऊँगी कि मोदी जी मेरे को ग्रांट चाहिए, आप मेरे को ग्रांट दो? नहीं, मैं जाऊँगी अपनी स्टेट लेजिस्लेचर के पास, अपनी स्टेट की गवर्नमेंट के पास, अपनी डिमांड लेके फॉर ग्रांट्स। अब ये जो कंट्रोल है ना कि डिमांड फॉर ग्रांट्स इन स्टेट लेजिस्लेचर संभालता है या सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट संभालती है, ये कंट्रोल क्यों है? इस कंट्रोल को एक्सरसाइज करने के पीछे रीज़न क्या है? सो द आइडिया अंडरलाइंग दिस कंट्रोल इज़ दैट कि कोई भी एक्सपेंडिचर इंकर नहीं किया जाएगा जब तक वो वोट ना किया जाए बाय पार्लियामेंट। अब जैसे हमारे अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनका मन किया कि मैं गरीबों के लिए घर बनवाऊं, तो वो बस अचानक से उठ के फंड से 1000 करोड़ निकाल के नहीं बोलेंगे चलो हर गरीब के लिए घर बनाओ। वो पहले प्रपोजल प्रेजेंट करेंगे इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट, फिर पार्लियामेंट वोट करेगी कि किसे ये चीज़ से मंजूरी है, उसके बाद ही ये एक्सपेंडिचर इंकर करना है या नहीं, ये डिसाइड होगा। तो ये कंट्रोल एक्सरसाइज करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कोई भी एक्सपेंडिचर तब तक इंकर ना किया जाए जब तक वो वोट ना हो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, और जो भी ये फंड्स हैं या एक्सपेंडिचर हैं ये प्रोवाइड किए जाएंगे आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और ऑफ द स्टेट। अब ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है? इसे कौन डिफाइन करता है? एज पर आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंसिस्ट करता है उस हर एक रेवेन्यू को जो गवर्नमेंट रिसीव करती है फ्रॉम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, या जो भी लोन गवर्नमेंट उठाती है, या अगर गवर्नमेंट ने किसी और को लोन दिया है और उसे रीपेमेंट हो रहा है उस लोन का, तो ये सारे अमाउंट्स मिलके बनते हैं हमारे कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। और इन्हीं फंड्स को यूज़ किया जाता है अगर गवर्नमेंट को किसी भी तरह की एक्सपेंडिचर करनी है, ग्रांट प्रोवाइड करना है। अच्छा, अब जो ये आर्टिकल नंबर है ना कि 266 बताता है अबाउट कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह से लर्न करके रखनी होंगी क्योंकि MCQ में ये सब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, ICI एकदम इजी पेपर तो बना के देगी नहीं आपको, पेपर टफ तो होगा, इसलिए ऐसी कोई भी चीज़ें पढ़ रहे हो तो उसे छोड़ना मत। अब एक बार जब एक्सपेंडिचर इंकर हो जाता है और अकाउंट्स क्लोज कर दिए जाते हैं, तो उसके बाद अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जो स्क्रूटिनाइज करती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अब ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या होती है? ये वो कमेटी है जो सिलेक्ट की जाती है विद इन द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। दैट इज़ ये कमेटी इंक्लूड करती है सम सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया है बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और इसका पर्पस क्या है?
ऑडिटिंग द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो दैट ये इंश्योर हो पाए कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव कंट्रोल एक्सरसाइज किया गया है किसी भी तरह की एक्सपेंडिचर इंकर करने से पहले। अब देखो ये तो पहले का टाइम हो गया जब सिर्फ गवर्नमेंट ने सोचा, प्रपोज किया पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट ने वोट किया और एक्सपेंडिचर इंकर हो गया। बट जब से इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ है ना, इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस पाई है, तब से एक बहुत बड़ा चेंज देखा गया है गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में, विथ a tremendous increase in expenditure revenue, capital and receipts, borrowings to match the expenditure. अब इंडिपेंडेंस के बाद से गवर्नमेंट ने एंटर किया कुछ बिजनेस फील्ड में, जो कि सेम नहीं है जो पहले होता था। पहले क्या करती थी गवर्नमेंट, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिंग लॉ एंड ऑर्डर या अटेंडिंग रेगुलेटरी फंक्शन। पहले के टाइम पे गवर्नमेंट का काम क्या था जब तक इंडिपेंडेंस नहीं हुई थी, वो बस बैठ के रूल्स रेगुलेशन बताएंगे, आपको ये बताएंगे, आपको ये करना है, वो करना है। वो खुद बिजनेस नहीं करते थे। बट इंडिपेंडेंस के बाद से गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। अब ड्यू टू द चेंज इन दिस करेक्टर ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ एक्टिविटीज़, इट्स कॉल्ड फॉर अ चेंज इन नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ऑब्वियस सी बात है, अब आप पहले जिस तरीके की ऑडिट करते थे अभी भी वैसी ऑडिट तो नहीं करोगे। इतनी सारी चेंजेस आ गई हैं, तो अब आपको अपने ऑडिट की नेचर और स्कोप में भी चेंजेस लानी होंगी। जहाँ पहले ऑडिट ऑफ जो गवर्नमेंट ऑडिट था वो सिर्फ अकाउंटिंग और रेगुलेटरी चेक से ही जुड़ा हुआ था, अब वो इवेल्यूएशन ऑफ द एंड रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट से भी जुड़ गया है। इनिशियली जब शुरुआत के टाइम पे ना गवर्नमेंट ऑडिट ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड थी, कि मतलब एक्सपेंडिचर सही तरीके से किया जा रहा है, कंट्रोल एक्सरसाइज करके किया जा रहा है या नहीं। ग्रेजुअली ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स, टैक्स एंड नॉन टैक्स वॉज टेकन अप। बट जैसे जैसे एक रैपिड ग्रोथ देखा गया पब्लिक एंटरप्राइज में, एक अनदर मेजर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन दैट इज कमर्शियल ऑडिट केम इनटू बीइंग। अब वहाँ पे बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ नॉन कमर्शियल ऑटोनॉमस बॉडीज़ भी है जो फाइनेंस की गई है बाय गवर्नमेंट इन डाइवर्स फील्ड्स ऑफ डेवलपमेंट एंड एकेडमिक स्टडी, साइंटिफिक और सोशल रिसर्च। आपने टैक्स में पढ़ा होगा ना पीजीबीपी में कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए हमें कुछ डिडक्शंस मिलती है, कुछ एग्जम्पशंस मिलते हैं, तो वही वो भी तो रिक्वायर्ड है ना टू बी ऑडिटेड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अब आज के टाइम पे गवर्नमेंट ऑडिट सिर्फ बेसिक एसेंशियल्स ऑफ ऑडिट को ही नहीं इंक्लूड करता, बट इसमें कुछ और नई कॉन्सेप्ट्स भी ऐड हो गए, नए टेक्निक्स, नए प्रोसीजर्स टू द ऑडिट प्रोफेशन। दैट इज़ पहले के टाइम पे हम कुछ एसेंशियल्स ही थी जो ऑडिट की, जो हम यहाँ पे कवर करते थे, बट आज के टाइम पे हम कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स को भी ऐड करते हैं। अब एज पर यूएन हैंडबुक ऑन गवर्नमेंट ऑडिटिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑडिटिंग क्या होती है। सो गवर्नमेंट ऑडिटिंग इज, गवर्नमेंट ऑडिट एक ऑब्जेक्टिव, सिस्टमेटिक, प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर ऑपरेशंस ऑफ पब्लिक एंटिटी का। दैट इज़ एक पब्लिक एंटिटी के फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर ऑपरेशंस के ऑब्जेक्टिव, सिस्टमेटिक, प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन को कहते हैं गवर्नमेंट ऑडिट, जो कि की जाती है फॉर देयर एग्जीक्यूशन। अब ये एग्जीक्यूशन करने के पीछे रीज़न क्या है, उनके इवेल्यूएशन और वेरीफाई करने को। ये एग्जीक्यूशन करने पे आप क्या करते हो, इन्हें इवेल्यूएट करते हो और फिर इन्हें वेरीफाई करते हो। और अब वेरीफाई किया है तो आगे क्या करोगे, प्रेजेंट करोगे उस पर रिपोर्ट जो कंटेन करेगी एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स ऑन ऑडिट फाइंडिंग्स। जो भी आपकी ऑडिट फाइंडिंग्स है उस पर एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स टुगेदर विद द कंक्लूजन रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर एक्शंस। अब ये कौन करेगा, कोई भी चलते फिरते आगे तो ऑडिट नहीं कर देगा गवर्नमेंट की, बाय द रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स। एंड इन केस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेस करना एप्रोप्रिएट प्रोफेशनल ओपिनियन रिगार्डिंग द फेयरनेस ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो अभी हमने क्या पढ़ा, गवर्नमेंट ऑडिट क्या है, ऑब्जेक्टिव, सिस्टमेटिक, प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, OSPI, objective, systematic, professional, independent examination of what? Financial, administrative and other operations of whom? Public entity. अब वो की क्यों जाती है, to their executions, जिसका पर्पस है evaluation and verifying them। और ये करके क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं हम रिपोर्ट जो कंटेन करती है explanatory comments on audit findings and conclusions, और अगर कोई भी रिकमेंडेशन है for future then वो by whom? by responsible official। and in case of examination of financial statement हम क्या बताते हैं कि इस बारे में ओपिनियन ड्रॉ करते हैं regarding the fairness of the presentation। आई होप आपको बहुत सारे कीवर्ड्स तो अभी समझते टाइम ही याद हो गए होंगे। ऑब्जेक्टिव्स, अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसकी, अकाउंटिंग फॉर पब्लिक फंड्स। गवर्नमेंट ऑडिट सर्व करती है एज अ मैकेनिज्म
या प्रोसेस फॉर पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स। आप चलते फिरते ये नहीं सोच सकते आज मेरे को 100 करोड़ खर्च करने हैं, आज मेरे को 1000 करोड़ खर्च करने हैं। आपको प्रॉपर इसके लिए अकाउंटिंग करनी होगी, चेक करना होगा कि आप उतना अभी स्पेंड कर सकते हो या नहीं, या उतना स्पेंड करना भी सही होगा या नहीं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर पब्लिक फंड्स, देन अप्रेजल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ द ऑपरेशनल मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसी एस्पेक्ट्स of public administration as well as accountability of the officials administering them। अब अभी जो बजट आया था आपने वो सुना होगा, या अभी तक जो भी बजट आते हैं, गवर्नमेंट एक पॉलिसी निकालती है और उस पॉलिसी के लिए एक ना अमाउंट स्पेसिफाई कर दी है कि हम इस पॉलिसी के तहत 1 करोड़ खर्च करेंगे, 100 करोड़ खर्च करेंगे, या कितने अमाउंट उस पर हम खर्च करेंगे। तो ऐसे ही इसके लिए भी तो आपको एक प्रॉपर अकाउंटिंग करनी होती है ना। तो गवर्नमेंट ऑडिट प्रोवाइड कराती है पब्लिक अकाउंट ऑफ यही जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट प्रोग्राम पॉलिसी जो भी गवर्नमेंट लॉन्च करना चाहती है, एज वेल एज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ऑफिशियल्स एडमिनिस्ट्रिंग दैम। जब आप बजट देखते हो उसमें जैसे हाउस को लेके कोई पॉलिसी निकलती है तो आपको ये बताया जाता है कि इस पॉलिसी को ये कमेटी चेक करने वाली है, इस पॉलिसी को ये कमेटी एडमिनिस्टर करने वाली है। एंड देन दिस थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ क्वाइट सिंपल। हम ऑडिट करते क्यों हैं? ताकि अगर किसी भी तरह की गलती हो रही हो, कुछ ख़राब हो रहा हो तो पता चल जाए और हम वो सुधार पाएँ। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ बेस फॉर करेक्टिव एक्शंस। जो ऑडिट ऑब्जर्वेशन होती है वो बेस्ड होती है फैक्चुअल डेटा और कलेक्शन में, जो सर्व करते हैं टू हाईलाइट द लैप्सेस ऑफ लोअर हायरार्की, थस हेल्पिंग सुपीरियर लेवल ऑफिसर्स टू टेक करेक्टिव मेजर्स। अब लोअर हायरार्की में कहीं पे कोई मिस्टेक चल रही है, कोई लैप्स है, वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो वो ऑडिट होगी तो पता चल जाएगा। जैसे हमने चैप्टर 1 में जब हम एडवांटेजेस पढ़ रहे थे ऑडिट की, तो हमने पढ़ा था ना, इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉयज़। बस वही बात है यहाँ पे। ऑडिट करने से सुपीरियर लेवल को पता चल जाता है अगर लोअर लेवल में कोई भी इशू चल रहा है, वहाँ पे किसी भी तरह का लैप्स है तो। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, ऑडिट ना एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, दैट इज़ ये भी हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है। ऑडिट इज़ नॉट एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड रॉन्ग डूइंग। तो वही गवर्नमेंट ऑडिट भी नीदर एक्यूप्ड नॉर इंटेंडेड टू फंक्शन एज एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आपको जाके गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं, आपने जो नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़े हैं वो परफॉर्म करने हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट ऑडिट में जा रहे हो तो हर एक छोटी से छोटी इरेगुलरिटी को लेके वो राई का पहाड़ बनाते बैठ जाओगे, अरे अरे गवर्नमेंट ने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, या किसी भी तरह का मिसडिमिनर टू इट्स लॉजिकल एंड। मिसडिमिनर मतलब कोई भी माइनर रॉन्ग डूइंग, एक छोटी सी छोटी मिस्टेक हो गई, आप चले गए न्यूज़ चैनल के पास, अरे गवर्नमेंट ने गलती कर दी, गवर्नमेंट ऐसी, गवर्नमेंट वैसी, उसकी रिपोर्ट में सब एडवर्स रिमार्क दे दिया। ये करने नहीं जाते हो आप। गवर्नमेंट ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना टू लेजिस्लेचर, और ये बताना कि वो फंक्शन कर रहे हैं एज एन एड टू एडमिनिस्ट्रेशन। अब इंडिया में आज के टाइम पे गवर्नमेंट ऑडिट का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट इज डिस्चार्ज बाय द इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थ्रू द एजेंसी ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। जब आपने लॉ में कंपनीज ऑडिट चैप्टर पढ़ा होगा, या यहाँ पे कोई पुराने कोर्स के बच्चे होंगे तो आपने ऑडिट में भी ये चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें आपको ये पढ़ाया गया है कि गवर्नमेंट के लिए ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? CNAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो वही लिखा है इंडिया में, द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट इज डिस्चार्ज बाय इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ऑफ द CNAG थ्रू द एजेंसी ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ऑडिट एक बहुत ही नेसेसरी फंक्शन है जो इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स टू पार्लियामेंट। अब अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू पार्लियामेंट मतलब जब एग्जीक्यूटिव कोई पॉलिसी ड्रॉ करता है तो वहाँ से लेके जो इसे सेंक्शन करता है, कंट्रोल करता है, वहाँ तक, दैट इज़ विद इन द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ स्पेंडिंग एजेंसीज टू द सेंक्शनिंग एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़। स्टार्ट से एंड तक हर एक चीज़ चेक होती है जब हम ऑडिट करते हैं। अब ये ऑडिट क्या पर्पस से, क्या ऑब्जेक्टिव से की जानी चाहिए? टू बी टेस्टेड एट द टच स्टोन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, दैट इज़ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के स्टैंडर्ड पे। आप गवर्नमेंट को लेते हुए ऑडिट नहीं करोगे कि अरे गवर्नमेंट सही कर रही है, गवर्नमेंट क्या पब्लिक के लिए सही कर रही है, पब्लिक के लिए अकाउंटेबल है, इस बेसिस पे ऑडिट करोगे। CNAG इन द डिस्चार्ज ऑफ दिस फंक्शन, CNAG जब अपना काम कर रहा होता है, दैट इज़ जब वो ऑडिटर अपॉइंट करता है या उसके जो भी फंक्शंस है वो परफॉर्म करता है,
तो अब वो ये भी देखता है, ये भी वॉच करता है, चेक करता है कि जो वेरियस अथॉरिटीज़ है क्या वो एक्ट कर रही है इन रिगार्ड टू फाइनेंशियल मैटर्स इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड कन्फर्म टू द रूल्स और ऑर्डर्स मेड देयर अंडर। दैट इज़ वो ये चेक करते हैं कि क्या जो भी अथॉरिटीज़ है वो काम कर रही है एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और उसके रूल्स और ऑर्डर्स के तहत। इससे आपको ये समझ आ गया होगा कि गवर्नमेंट ऑडिट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, क्योंकि यही अपॉइंट करेगा ऑडिटर को। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज लीगल फ्रेमवर्क एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, सैलरी एंड ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ CNAG। तो देखो, गवर्नमेंट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करती है कि जो CNAG है वो इंडिपेंडेंट है बाय प्रेस्क्राइबिंग कि CNAG को सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट कर सकते हैं। और एक बार अगर कोई पर्सन एज CNAG अपॉइंट हो गया तो उसे रिमूव नहीं किया जा सकता उसकी ऑफिस से जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि उसने किसी भी तरह की मिसबिहेवियर की है या वो इनकेपेबल है। दैट इज CNAG ने कोई फ्रॉड किया, पता चल गया, अब आप उसको निकाल सकते हो। जस्ट बिकॉज आपको नहीं जम रहा है वो CNAG, इसलिए आप नहीं निकाल सकते। और जैसा कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज के केस में होता है, लाइकवाइज अगर CNAG को रिमूव करना है तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब ईच एंड एवरी हाउस ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड करे कि इसे रिमूव कर देना चाहिए बाय द मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर आपको CNAG को रिमूव करना है तो जितने भी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको साथ में आके वोट करना होगा और एटलीस्ट 2/3 ऑफ द वोट उस मैटर के अगेंस्ट होना चाहिए। दैट इज CNAG के अगेंस्ट होना चाहिए, उसके रिमूवल के फेवर पे होना चाहिए। अब पार्लियामेंट के पास इतनी राइट तो है, वो इतनी कॉम्पिटेंट तो है कि वो लॉज बना पाए टू डिटरमाइन सैलरी एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, जो कि आपने बना दी। अब एक बार आपने CNAG अपॉइंट कर दिया, उसके बाद आप उसे वेरी नहीं कर सकते। आपने बोला हम तुम्हें 1 करोड़ देंगे, उसे अपॉइंट कर लिया, अब अपॉइंट करने के बाद बोल रहे हो नहीं हम तो सिर्फ 10 लाख देंगे, तो ये नहीं हो सकता। एक बार अपॉइंटमेंट हो गई उसके बाद किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन फर्दर ये भी प्रोवाइड कराता है कि जो भी कंडीशन है ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन जो सर्व कर रहा है इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, दैट इज़ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो पर्सन है उसकी कंडीशन ऑफ सर्विस को और दूसरा CNAG के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को डिटरमाइन करता है प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद हिम। दैट इज़ CNAG से कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और क्या कंडीशन होंगी सर्विसेज की जो एक पर्सन प्रोवाइड कराएगा ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब इस पूरे पैरा में आपको क्या समझ आया कि CNAG को अपॉइंट प्रेसिडेंट करेंगे, उसकी पावर्स प्रेसिडेंट डिफाइन करेंगे, उसे ऐसे ही बिना रीज़न के रिमूव नहीं किया जा सकता। अगर उसे आपको हटाना है तो आपको प्रूफ करना होगा मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, या अगर ऐसा कुछ भी नहीं है फिर भी सब चाहते हैं कि वो रिमूव हो तो उसके लिए जितने भी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्हें वोट करना होगा फॉर रिमूवल विच विल नॉट बी लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स। एंड देन उसे कितनी सैलरी देनी है, क्या अदर कंडीशंस ऑफ सर्विसेज होंगी, ये सब डिटरमाइन करेगा पार्लियामेंट। और एक बार अगर आपने उसे अपॉइंट कर दिया उसके बाद आप किसी भी तरह की चेंजेस नहीं कर सकते इन चीज़ों में। CNAG ड्यूटी पावर्स एंड कंडीशंस एक्ट 1971 पास किया गया था इन पर्सन्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो बताती है एक फिक्स्ड टेन्योर ऑफ द ऑफिस और साथ में वो प्रेस्क्राइब करती है कि एक CNAG की सैलरी शुड बी इक्वल टू द सैलरी ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी से कम तो नहीं ही हो सकती CNAG की सैलरी, देयर बाय फर्दर स्ट्रेंथनिंग हिज इंडिपेंडेंस। अब वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या होते हैं देखो। अब जो ये आर्टिकल नंबर्स है ना, आपको ये एक बार समझना तो थोड़ा, क्योंकि इस बार MCQ है ना, MCQ में कुछ भी पूछ सकती है ICAI। ज़्यादा टफ नहीं जाएगा आपको ऐसे, क्योंकि 3 ही आर्टिकल्स हैं और तीनों सीक्वेंस में 149, 150 एंड 151। तो सबसे पहले आर्टिकल 149 क्या बोलता है कि CNAG को अपनी वो हर एक ड्यूटी और पावर को एक्सरसाइज करना होगा इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड ऑफ द स्टेट। दैट इज़ आर्टिकल 149 ये बोलती है कि CNAG के पास ड्यूटीज़ और पावर्स हैं जो वो एक्सरसाइज करेगा इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड ऑफ द स्टेट। और अगर कोई भी और ऐसी अथॉरिटी या बॉडी है जो प्रेस्क्राइब की गई है लॉ में
जो पार्लियामेंट ने बनाई है, तो फिर उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अब ये फंक्शंस ऑफ पावर्स कहाँ पे डिफाइंड है, तो C&AG ड्यूटीज़ पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट में। अब ऐसे समझो 149 बोलता है कि C&AG को अपनी ड्यूटीज़ और एक्सरसाइज और अपनी पावर्स एक्सरसाइज करनी होगी इन रिलेशन टू अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट। तो वहीं आर्टिकल 150 बोलता है कि जो भी अकाउंट्स होंगी यूनियन और स्टेट की, वो उस फॉर्म में रखी जाएगी जिस फॉर्म में प्रेसिडेंट बताता है C&AG को। दैट इज जिस फॉर्म में प्रेसिडेंट C&AG को बोलेगा कि इस अकाउंट्स को मेंटेन करो, उस फॉर्म में अकाउंट्स मेंटेन की जाएगी। ये बोलता है आर्टिकल 150। और आर्टिकल 151 ये बताता है कि C&AG की जो भी रिपोर्ट होगी रिलेटेड टू द अकाउंट्स ऑफ यूनियन और स्टेट, वो उसे सबमिट करनी होगी टू द प्रेसिडेंट या गवर्नर, जो फिर उसे लेट करेगा बिफोर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। दैट्स इट। 149 बोलता है कि उसे अपने ड्यूटीज़ ऑफ पावर्स एक्सरसाइज करने हैं फॉर यूनियन एंड स्टेट अकाउंट्स। 150 बोलता है कि ये यूनियन और स्टेट अकाउंट्स किस तरीके से रखे जाएंगे और ये बताएगा प्रेसिडेंट। और 151 ये बोलता है कि जो भी रिपोर्ट होगी C&AG की, वो उसे सबमिट करनी होगी टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर, और फिर वो फर्दर उसे लेट करेंगे बिफोर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। नाउ व्हाट आर द ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ C&AG? तो चलो लेट्स स्टडी द ड्यूटीज़ ऑफ द C&AG। सबसे पहले ड्यूटी है कि उसे कंपाइल करके सबमिट करना होगा अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट। तो सबसे पहले ड्यूटी है C&AG की, वो कंपाइल करेगा यूनियन और स्टेट्स के अकाउंट्स को। दैट इज़ जो भी उसे इनिशियल स्टेज में अकाउंट मिला है, जो भी सब्सिडियरी अकाउंट मिला है, उन सबको कंपाइल करके वो एक अकाउंट बनाएगा, दैट इज़ एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें वो क्या करेगा, हर रिस्पेक्टिव हेड्स ऑफ एनुअल रिसिप्ट्स और डिस्बर्समेंट के अंडर शो करेगा। दैट इज़ ये पॉलिसी बनाई गई, इस पॉलिसी में इतना खर्चा हुआ, ये पॉलिसी बनाई, इसमें इतना खर्चा हुआ। अब खर्चा हुआ कहाँ से, तो ये हमारी रेस्पेक्टिव हेड्स ऑफ एनुअल रिसिप्ट्स थी, ये रिसिप्ट्स आई और इन रिसिप्ट से ये खर्चे हुए। हर एक एनुअल रिसिप्ट डिसबर्समेंट सब मिला के कंपाइल करके वो बनाएगा एक कंपाइल्ड अकाउंट। अब किसके लिए बनाएगा, तो यूनियन के लिए, स्टेट के लिए और यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेचर असेंबली के लिए। दैट इज़ यूनियन, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, UTLA। और फिर वो किसे सबमिट करेगा, अब यूनियन के अकाउंट्स है, यूनियन के लिए कौन होता है, प्रेसिडेंट। स्टेट के लिए कौन होता है, गवर्नर। UTLA के लिए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ UTLA। ऑन और बिफोर सच डेट्स एज ही में विद द कॉन्करेंस ऑफ गवर्नमेंट कंसर्न डिटरमाइन। जो भी आप जैसे यूनियन का सबमिट करते हो प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट के साथ मिलके जो भी आपने डेट डिसाइड की थी, उस डेट से पहले या उस डेट पे सबमिट करोगे। लाइकवाइज गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके भी साथ जिसका अकाउंट्स है उसके साथ आपने उसके कंसल्टेशन में जो भी डेट डिसाइड की है, उस डेट पे या उससे पहले सबमिट करोगे इन अकाउंट्स को। ये ड्यूटी किसकी पढ़ रहे हैं हम, C&AG की। नोट, C&AG एक्ट में ना एक प्रोविज़न है जो उसे रिलीव करता है, जो C&AG को रिलीव करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से टू गिव इंफॉर्मेशन एंड रेंडर असिस्टेंस टू यूनियन एंड स्टेट। अब ये क्या असिस्टेंस है, क्या इन्फॉर्मेशन है, तो जो C&AG है शेल इन सो फार एज द अकाउंट्स, जिस अकाउंट से कंपाइलेशन या उसे रखने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, वो एनेबल करता है उसे टू गिव टू द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या UTLA एज द केस में भी, वो इन्फॉर्मेशन जो उन्हें चाहिए टाइम टू टाइम, या वो असिस्टेंस जो वो रिक्वायर करते हैं उन्हें वो रेंडर करना इन प्रिपरेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज दे में रिजनेबली आस्क फॉर। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन और रेंडर असिस्टेंस, इससे रिलीफ दिलाने के लिए एक प्रोविज़न है इन अवर C&AG एक्ट ऑफ 1971। तो सबसे पहले हमने ड्यूटी पढ़ ली कि वो कंपाइल करेगा और कंपाइल करके उन अकाउंट्स को सबमिट करेगा। अच्छा, अगर आपको इस चैप्टर के लिए कुछ बुलेटिन नोट्स चाहिए ना, बुलेटिन पॉइंट्स, तो आप बताना है, विल मेक दिस फॉर यू। जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट, C&AG की फर्दर ड्यूटीज़ क्या होती है, तो सबसे पहले ऑडिटर C&AG को ऑडिट करके रिपोर्ट करना होगा उस हर एक एक्सपेंडिचर पे जो की गई है फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट या UTLA से, और ये सर्टेन करना होगा कि जो भी अकाउंट्स में शो किया जा रहा है मनी का, एक्सपेंस का डिसबर्समेंट, वो लीगली अवेलेबल था। दैट इज़, ये तो हमें पता है ना, जैसे हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व होता है वो डिबेंचर के लिए ही होता है, उसके रिडम्पशन के लिए होता है। जो CRR होता है वो बोनस शेयर्स के लिए होता है, उसे आप कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। लाइकवाइज यहाँ पे भी आपने जो एक्सपेंस किया है ना,
वो करने के लिए वहाँ पे लीगली अवेलेबल हो, उस सर्विस के लिए एप्लीकेबल हो, जिस भी पर्पस से उसे अप्लाई किया गया है, और क्या ये एक्सपेंडिचर कन्फर किया गया टू द अथॉरिटी विच गवर्न्स इट, दैट इज़ क्या जो कंट्रोल के बारे में हमने पढ़ा था वो कंट्रोल एक्सरसाइज की गई है, इसकी ऑडिट करो और इस पर रिपोर्ट ड्रॉ करो। ये भी एक ड्यूटी है CNDG की। देन टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ यूनियन एंड स्टेट रिलेटिंग टू कंटिंजेंसी फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स। तो सबसे पहले ये जनरल प्रोविजंस में सबसे पहला ड्यूटी हमने पढ़ा, रिपोर्ट करना, ऑडिट करना और रिपोर्ट करना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड, देन कंटिंजेंसी फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड, एंड देन एट लास्ट to audit and report on all trading, manufacturing, P&L, बैलेंस शीट, अदर सब्सिडियरीज अकाउंट, जो भी है यूनियन और स्टेट की, दैट इज़ यूनियन और स्टेट की हर अकाउंट्स, उसकी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, P&L, बैलेंस शीट, सब्सिडियरी, इन सब की ऑडिट करके उस पर रिपोर्ट ड्रॉ करना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? CNDG की ड्यूटी है। एंड देन उसकी जो भी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स है उसकी ऑडिट करना। जब कभी कोई भी किसी भी इंसान को, किसी भी अथॉरिटी को सब्सटेंशियली फाइनेंस किया जाता है बाय ग्रांट्स या लोन्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड्स, या स्टेट के द्वारा या UTLA के द्वारा, तो ऐसे केस में CNDG सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस जो उस टाइम पे फोर्स में थे और जो उस पर्टिकुलर बॉडी पे एप्लीकेबल हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए उस पर्टिकुलर अथॉरिटी की या उस पर्सन की हर एक एक रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को ऑडिट करेगा और उस पर अपनी रिपोर्ट ड्रॉ करेगा। दैट इज़, मान लो गवर्नमेंट से किसी XYZ कंपनी को मिली ग्रांट, तो वो फिर इसकी जो भी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर है उनकी ऑडिट करेगा और उन पे अपनी रिपोर्ट ड्रॉ करेगा। ये चीज़ आपने अकाउंट्स में पढ़ी होगी, AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स में। पहले गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे देती है, फिर अगर आप कोई उसकी कंडीशन को वायलेट करते हो तो फिर आपका वो ग्रांट रिटर्न करना होता है। अब उसे पता कैसे चलेगा कि आप वायलेट कर रहे हो? तो CNDG ऑडिट करता है उस एंटिटी की, उस अथॉरिटी की हर रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर को और उस पर अपनी रिपोर्ट ड्रॉ करता है। अब क्या अगर 1000 कंपनीज को लोन दी गई है, फाइनेंस किया गया, तो क्या 1000 कंपनीज के रिसिप्ट्स एक्सपेंडिचर चेक करेगा? नहीं। हमने ऊपर क्या पढ़ा? जो सब्सटेंशियली फाइनेंस की गई है। नाउ व्हाट डज दिस मीन बाय सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड? अगर जो भी अमाउंट आपने उसे एज ग्रांट दिया है वो 25 लाख से ज़्यादा है, एंड जब आपने उसकी एक्सपेंडिचर्स चेक की तो आपका जो ये ग्रांट है ये उसके एक्सपेंडिचर की 75% कवर करता है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम ये मानेंगे कि वो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है। दैट इज़ वेयर द ग्रांट्स और लोन्स टू अ बॉडी और अथॉरिटी फ्रॉम CFI और स्टेट और UTLA इन अ फाइनेंशियल ईयर इज़ नॉट लेस देन 25 लैक्स। दैट इज़, अगर 25 लाख से ज़्यादा है अमाउंट ऑफ ग्रांट और लोन, and it is not less than 75% of the total expenditure of that body or authority, then it shall be deemed for the purpose to be substantially financed by such grants. अब गवर्नमेंट ने ग्रांट प्रोवाइड किया, आपका 75% एक्सपेंडिचर तो इस ग्रांट के ही भरोसे चल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आप सब्सटेंशियली फाइनेंस हो। अभी तो हमने पढ़ा कि जिसे ग्रांट दी गई है उसकी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर की ऑडिट करना CNDG की ड्यूटी है। नाउ जो भी ग्रांट्स और लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उन ग्रांट और लोन्स की ऑडिट करना भी CNDG की ही ड्यूटी है। अब देखो थर्ड पॉइंट में जो हमने पढ़ा ना वो ऐसा है, एक बार जो ग्रांट और लोन दे दी गई उसके बाद अब आप उनकी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर को चेक कर रहे हो, और ये पॉइंट इस बारे में बात कर रहा है कि आप ये ऑडिट करोगे कि क्या बेसिस पे ये ग्रांट और लोन दी गई। दैट इज़, जब भी कोई ग्रांट या लोन दी जाती है फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस फ्रॉम CFI, स्टेट या UTLA टू एनी अथॉरिटी और बॉडी जो कि कोई फॉरेन, स्टेट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो वैसे केस में CNDG स्क्रूटिनाइज करेगा उन प्रोसीजर्स को जिसके द्वारा ये ग्रांट सैंक्शन किया गया है। अब ग्रांट देने से पहले गवर्नमेंट ने खुद को सेटिस्फाई तो किया होगा कि ये फुलफिल कर रही है हमारी कंडीशंस को, जिसके लिए हम लोन्स और ग्रांट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये हम सेटिस्फाई कैसे हो रहे हैं इस कंडीशन को लेके, क्या प्रोसीजर हमने परफॉर्म की थी, इससे ऑडिट करेगा, इसे चेक करेगा CNDG, इसे स्क्रूटिनाइज करेगा CNDG, और ये चेक करेगा कि क्या उनके पास राइट था ये ग्रांट देने का, और फिर उस पर अपनी रिपोर्ट ड्रॉ करेगा। एंड देन ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट, ये CNDG की ड्यूटी है कि वो ऑडिट करे हर रिसिप्ट्स को
जो पेबल है इनटू द CFI, मतलब जो भी रिसिप्ट CFI में ऐड होने वाली है उन हर एक रिसिप्ट्स को ऑडिट करे एंड ऑफ ईच स्टेट एंड UTLA, और फिर खुद को सेटिस्फाई करे अबाउट की रूल्स और प्रोसीजर्स बनाए गए हैं टू सिक्योर इफेक्टिव चेक ऑन द असेसमेंट कलेक्शन एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू। दैट इज़ वो उनकी रिसिप्ट्स को पहले तो चेक करेगा, उनकी रिसिप्ट्स की ऑडिट करेगा और खुद को इस बारे में सेटिस्फाई करेगा कि इस तरह के रूल्स और प्रोसीजर्स बना के रखे गए हैं जिसके थ्रू अच्छी तरह से इफेक्टिवली चेक किया जा सके असेसमेंट कलेक्शन और प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू, और उन्हें ड्यूली ऑब्जर्व किया जा सके। और ये सेटिस्फेक्शन पाने के लिए वो कुछ एग्जामिनेशंस करेगा ऑफ अकाउंट्स एज ही थिंक फिट एंड रिपोर्ट देयर ऑन, और फिर उसके बेसिस पे वो रिपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ऑडिट में आप सिर्फ रिसिप्ट्स या एक्सपेंडिचर की तो ऑडिट नहीं करते हो, उसके स्टोर्स और इन्वेंट्री की भी ऑडिट करोगे। तो C&AG शेल हैव अथॉरिटी टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री केप्ट इन एनी ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन और स्टेट। देन ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज और कॉरपोरेशंस। जो भी ड्यूटीज और पावर्स है C&AG की इन रिलेशन टू द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, वो परफॉर्म की जानी चाहिए, एक्सरसाइज की जानी चाहिए इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो ये कहता है कि C&AG अपॉइंट करेगा ऑडिटर अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 और 139 सबसेक्शन 7, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर, और फिर डायरेक्ट करेगा उस ऑडिटर को कि किस मैनर पे उसे अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी को ऑडिट करना है, और उसके बाद ऑडिटर जो अपॉइंटेड है वो सबमिट करेगा कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू C&AG, जो रिपोर्ट साथ में इंक्लूड करेगी अगर किसी भी तरह का डायरेक्शन C&AG ने दिया है या जो भी एक्शन लिए गए हैं उनका क्या इम्पैक्ट है अकाउंट्स में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। एंड हियर वी आर डन विद द ड्यूटीज ऑफ C&AG। नाउ पावर्स ऑफ C&AG। अब हमने सबसे पहली ड्यूटी क्या पढ़ी थी कि वो कंपाइल करेगा अकाउंट्स को, और कंपाइल क्या से करेगा, जो भी उसे इनिशियल और सब्सिडियरी अकाउंट्स मिलेंगे उससे। तो C&AG के पास पावर होती है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है उस हर एक ऑफिस को जो अंडर कंट्रोल है ऑफ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रिएशन ऑफ इनिशियल और सब्सिडियरी अकाउंट्स। दैट इज जिस ऑफिस से भी आपको ये अकाउंट्स मिल रहे हैं उसकी इंस्पेक्शन करने की पावर उसके पास है। वो इस ऑफिस के मेंबर्स को, इस ऑफिशियल्स को जो यहाँ पे बैठते हैं उन्हें कह सकता है, उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट बता सकता है, जो भी अकाउंट्स बुक्स पेपर्स उसे चाहिए जो रेलेवेंट है फॉर ट्रांजैक्शंस अंडर ऑडिट बी सेंड टू द स्पेसिफाइड प्लेसेस। वो बोल सकता है कि ये सब मुझे इस प्लेस में आप भेजो, मुझे ये चेक करने हैं। वो चाहे तो जाके क्वेश्चन कर सकता है, ऑब्जर्वेशन कर सकता है, जो वो कंसिडर करे नेसेसरी टू द पर्सन इन चार्ज ऑफ द ऑफिस। जो भी ऑफिस इंचार्ज है उससे वो क्वेश्चंस कर सकता है, ऑब्जर्वेशन कर सकता है, या उससे वो हर एक इन्फॉर्मेशन मंगवा सकता है जो उसे लगता है कि ज़रूरी है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी अकाउंट और रिपोर्ट विच इज़ हीज ड्यूटी टू प्रिपेयर। जब वो ऑडिट कैरी आउट कर रहा होगा तो उसके पास ये पावर है कि वो डिस्पेंस कर सकते हैं एनी पार्ट ऑफ डिटेल्ड ऑडिट ऑफ एनी अकाउंट्स। दैट इज़ डिस्पेंस करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना एक तरीके से। तो जहाँ पे डिटेल्ड ऑडिट करनी थी किसी अकाउंट्स की, वो उसे डिस्पेंस करके वहाँ पे कुछ लिमिटेड चेक्स अप्लाई कर सकता है एज ही में डिटरमाइन। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ C&AG। एक्सपेंडिचर ऑडिट। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की ऑडिट करना एक बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट ऑडिट का। कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं जो सेट हैं फॉर ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो इंश्योर करते हैं कि देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ फंड्स जो ऑथराइज किए गए हैं बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फिक्सिंग द लिमिट्स विद इन विच एक्सपेंडिचर कैन बी इंकर्ड। अब वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं? अगर कोई भी एक्सपेंडिचर इंकर किया जा रहा है तो वो एक्सपेंडिचर कंफर्म करेगा टू द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूटरी एनेक्टमेंट एंड इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कन्फर्म्स मतलब अनुरूप होगा, उसके बेसिस पे होगा, उसके जैसा होगा। दैट इज़ अगर कोई भी एक्सपेंडिचर इंकर किया जा रहा है तो वो रेलेवेंट प्रोविजंस के बेसिस पे होगा, इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा। और इस ऑडिट को हम कहते हैं ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स। अब देखो, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्या व्हाट इज़ ऑडिट अगेंस्ट रूल्स और ऑर्डर, या आपको कुछ भी एक लाइन लिख के दे देगी और आपको ऑप्शन में दे देगा कि ये कौन सी ऑडिट है बताओ। ऑप्शन ABCD, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स ऑर्डर्स, या ऑडिट ऑफ सैंक्शन, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, ऐसे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। इसलिए आपको ये एक एक पॉइंट पढ़ना होगा।
अच्छा, ये हम पढ़ रहे हैं अबाउट एक्सपेंडिचर ऑडिट। एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग हम क्या क्या चेक करेंगे। तो पहली चीज़ हमने पढ़ ली है कि अगर कोई भी एक्सपेंडिचर इंकर किया जा रहा है तो वो एज़ पर रेलेवेंट प्रोविजन होगा, इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रूल्स और रेगुलेशन होगा। और इस ऑडिट को कहते हैं ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। वहीं अगर किसी भी तरह का सेंक्शन किया जा रहा है, कोई ग्रांट सेंक्शन की जा रही है, इधर स्पेशल और जनरल, तो वो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा की जा रही है जो ऑथराइज करता है उस एक्सपेंडिचर को, और इस ऑडिट को कहते हैं हम ऑडिट ऑफ सेंक्शंस। फिर हम ये चेक करेंगे कि वहाँ पे प्रोविजंस ऑफ फंड्स एग्जिस्ट करती है। देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ फंड आउट ऑफ विच एक्सपेंडिचर कैन बी इंकर्ड। कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं जिससे ये एक्सपेंडिचर इंकर की जा सकती है और ये ऑथराइज किए गए हैं बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसे हम कहते हैं ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स। कोई एक्सपेंडिचर है जो इंकर की गई है विद ड्यू रिगार्ड टू बोर्ड एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, तो इसकी ऑडिट को हम कहते हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट। वहीं अगर आप किसी प्रोग्राम, स्कीम और प्रोजेक्ट की ऑडिट कर रहे हो जहाँ पे लार्ज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर किया गया है जो कि इकोनॉमिकल है और यील्ड करने वाली है रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड टू देम, अगर ऐसी किसी प्रोग्राम, स्कीम और प्रोजेक्ट की आप ऑडिट कर रहे हो तो उसे कहते हैं हम परफॉर्मेंस ऑडिट। दैट इज़ जो भी प्रोग्राम, स्कीम या प्रोजेक्ट गवर्नमेंट चलाना चाह रही है उससे एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा या नहीं, ये चेक करना, उसकी परफॉर्मेंस चेक करना। नाउ लेट्स डिस्कस ऑल दिस टॉपिक्स इन डिटेल। ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, ये क्या एम करता है? ये एम करता है कि इंश्योर करे कि जो भी एक्सपेंडिचर है वो कंफर्म कर रहा है टू रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ द लॉज और रूल्स मेड देयर अंडर। ये सेटिस्फाई करता है कि जो भी एक्सपेंडिचर है वो इन अकॉर्डेंस है विद फाइनेंशियल रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर अगेंस्ट रेगुलरिटी एक क्वासी जुडिशियल टाइप ऑफ वर्क है, दैट इज़ नॉन जुडिशियल या पार्टली जुडिशियल, जो इन्वॉल्व करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स। इनकी फाइनल पावर ऑफ इंटरप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं, वो CNAG के पास नहीं है। वो बस ऑडिट करते वक्त इन पे एक थॉरो इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड कराएगा। अब ये जो रूल्स, रेगुलेशंस और ऑर्डर्स है जिनके अगेंस्ट ये रेगुलरिटी ऑडिट कंडक्ट की जाती है, दिस मेनली फॉल्स अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। दैट इज़, आप इस ऑडिट के अंदर क्या चेक करते हो कि अगर कोई भी एक्सपेंडिचर की जा रही है ना तो वो एज़ पर रूल्स, रेगुलेशन, लॉज है या नहीं, या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रूल्स बना रही है उसके बेसिस पे है या नहीं। अब ये चेक कैसे करोगे? ये चेक आप 2-3 तरीके से करोगे, ये कुछ तरीकों में कैटेगराइज्ड है। सबसे पहले तो आप चेक करोगे जो भी रूल्स और ऑर्डर्स बनाए गए हैं रेगुलेटिंग द पावर टू इंकर एंड सेक्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम CFI और स्टेट। सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि इन रूल्स और ऑर्डर्स के साथ कंप्लाई किया जा रहा है या नहीं। फिर वो रूल्स और ऑर्डर्स के साथ कंप्लाई किया जा रहा है या नहीं जो डील करते हैं विद द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम्स अगेंस्ट गवर्नमेंट, विड्रॉइंग मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। हर काम को करने का एक तरीका होता है ना, एक मोड ऑफ प्रेजेंटेशन बताई गई होती है, तो उसके बेसिस पे ये काम हो रहा है या नहीं। एंड इन जनरल द फाइनेंशियल रूल्स प्रेस्क्राइबिंग द डिटेल्ड प्रोसीजर to be followed by the government servants in dealing with government transactions, and at last rules or orders regulating the conditions of service, pay and allowance and pension of government servants। सबसे पहले ये तीन पार्ट्स में कैटेगराइज्ड है, जिसमें का फर्स्ट पार्ट बोलता है रूल्स और ऑर्डर्स जो रेगुलेट करते हैं उन पावर्स को जिस तरीके से इंकर किया जा सकता है, सैंक्शन किया जा सकता है, लाइक यूनियन, स्टेट या UTLA। कौन किसके पास पावर है किस तरह की एक्सपेंस को इंकर करने का, तो जिसके पास पावर है उसी ने इंकर की है। फिर अगर किसी भी तरह का ग्रांट सैंक्शन किया गया तो वहाँ आता है हमारा सेकंड पॉइंट कि जो भी उसका मोड ऑफ प्रेजेंटेशन था उसी वे में किया गया है या नहीं। एंड देन उन हर एक रूल्स और ऑर्डर्स के साथ कंप्लाई किया गया है या नहीं जो बताते हैं कंडीशन ऑफ सर्विस, पे एंड अलाउंस एंड पेंशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स। देन ये ना एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का फंक्शन होता है कि वो फ्रेम करे रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स जो कि फॉलो किए जाएंगे बाय सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़। अब ऐसे केस में ऑडिट का यहाँ पे काम क्या है? ऑडिट का यहाँ पे ये काम है कि वो ये देखे कि ये जो भी रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स बनाए गए हैं इन्हें प्रॉपर्ली अप्लाई किया गया है या नहीं बाय द सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़। बस जो इन्होंने फ्रेम कर दिया ना एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ने, वो सही तरीके से अप्लाई किया जा रहा है या नहीं, आप इस बारे में बात करोगे।
आप एज ऑडिटर ये नहीं प्रेस्क्राइब करोगे कि क्या वो रूल्स रेगुलेशंस ऑर्डर्स होने चाहिए थे, उससे आपको मतलब नहीं रखना है। वो चाहे कैसे भी हो, ख़राब भी हो, बट इन्होंने बना दिए, तो इनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं अब ये इसे प्रॉपर्ली अप्लाई कर रहे हैं या नहीं, आपको ये चेक करना है। हमें सिर्फ क्या करना है, जो रूल्स रेगुलेशंस ऑर्डर्स इशू कर दिए गए हैं उन्हें एग्ज़ामिन करना है टू सी दैट कि ये जो भी रूल्स रेगुलेशन ऑर्डर्स हैं वो इनकंसिस्टेंट नहीं है with the provisions of the constitution or any law made thereunder. They are consistent with essential requirements of audit and accounts as determined by the C&AG. वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते विथ एनी ऑर्डर्स ऑफ या रूल्स मेड बाय एनी हायर अथॉरिटी। इन केस कभी ऐसा होता है कि ये रूल्स अप्रूव नहीं किए जाते हैं सेपरेटली बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो ऐसे केस में जो भी अथॉरिटी इसे इशू कर रही है वो पोजेस करनी चाहिए नेसेसरी रूल्स मेकिंग पावर। दैट इज़ अगर कोई इन रूल्स ऑर्डर्स को इशू कर रहा है तो उसके पास उतनी राइट होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए इस चीज़ की। एंड हियर वी आर डन विद ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स। नाउ ऑडिट ऑफ सैंक्शंस। ऑडिट ऑफ सैंक्शन में बेसिकली हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर कवर किया गया है एक सैंक्शन के द्वारा, इधर जनरल या स्पेशल, वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा किया गया है। ऑडिट ऑफ सैंक्शन करके हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी एक्सपेंडिचर है वो प्रॉपरली कवर किया गया है बाय अ सैंक्शन, और जो भी अथॉरिटी ये सैंक्शन प्रोवाइड करा रही है, ये ग्रांट सैंक्शन कर रही है, वो कॉम्पिटेंट है उस पर्पस के लिए बाय वर्च्यू ऑफ द पावर्स वेस्टेड it in by the provisions of the constitution and laws regulations orders. So audit of sanction is all about आपको ये देखना है कि जो सैंक्शन किया जा रहा है वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो अथॉरिटी जो उसे करने के लिए सक्षम है वही कर रही है या नहीं। ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स। ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड में आप ये एसरटेन करते हो कि जो भी एक्सपेंडिचर इंकर किया गया है ये उस ही पर्पस के लिए किया गया है जिसके लिए कोई ग्रांट या अप्रोप्रिएशन सैंक्शन की गई है, दी गई है, और जो भी अमाउंट अप्रोप्रिएशन दिया गया था, अप्रोप्रिएशन बनाई गई थी, उससे एक्सीड नहीं करती है। दैट इज़ फॉर एग्जांपल आप गए, आपने बोला हमें कुछ साइंटिफिक रिसर्च करनी है, इसके लिए हमें ग्रांट चाहिए, गवर्नमेंट ने हाँ बोल दी। अब उसी टाइम कुछ अप्रोप्रिएशन बनाया गया अबाउट 1 करोड़, आपने एक्सपेंडिचर कर दी 2 करोड़ की। अब ये पूरा 2 करोड़ कवर नहीं करेंगे, इन्होंने पहले ही अप्रोप्रिएशन दे दी थी 1 करोड़ तक के खर्चों, हाँ हम एज अ ग्रांट आपको प्रोवाइड करा देंगे। सो ऑडिट फॉर प्रोविजंस ऑफ फंड में हम यही चेक करते हैं कि सबसे पहले तो जिस चीज़ के लिए ग्रांट या अप्रोप्रिएशन ली थी उसी पर्पस के लिए एक्सपेंडिचर इंकर किया जा रहा है, और जो एक्सपेंडिचर का अमाउंट है वो एक्सीड नहीं करता है अप्रोप्रिएशन मेड को। देन नेक्स्ट इज प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट में ना आप ट्राई करते हो टू ब्रिंग आउट केसेस ऑफ इम्प्रॉपर अवॉइडेबल इनएफेक्टिव एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जो अवॉइडेबल थे, अगर आज खर्च नहीं भी किए गए होते तो चलते, इवन दो आपने वो एक्सपेंडिचर इंकर किया है इन कन्फर्मिटी विद एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे जैसे टाइम जाता जा रहा है ना, ये रियलाइज़ किया कि जो रेगुलरिटी ऑडिट होती है वो अलोन सफिशिएंट नहीं होती है। दैट इज़ आपने बस नॉर्मली ऑडिट कर दी गवर्नमेंट की, बस वो सफिशिएंट नहीं, आपको प्रोप्राइटरी ऑडिट भी करनी होगी, क्योंकि यहाँ आप ये चेक करते हो कि ऐसे कौन से एक्सपेंसेस थे जो अवॉइडेबल थे, जो आज की डेट में अवॉइड किए जा सकते थे, टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्ली द पब्लिक इंटरेस्ट इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी बाय एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़। अब रेगुलरिटी ऑडिट में ना आप चेक करते हो कि रूल्स रेगुलेशन सबके साथ कंप्लाई करते हुए काम किया या नहीं। तो रेगुलरिटी ऑडिट करते हो, चलो यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा कि चाहे आपने एक्सपेंडिचर एज पर एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस किया हो, बट हो सकता है कि अभी के लिए वो अवॉइडेबल था, ज़रूरी नहीं था कि आप वो करो, तो रेगुलरिटी ऑडिट तो इसके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा कि हाँ वो रूल्स और रेगुलेशन के बेसिस पे किया गया है। बट प्रोप्राइटरी ऑडिट से एक प्रॉपर जो चीज़ जाननी चाहिए थी वो पता चलेगी, जिससे प्रोटेक्ट कर पाओगे प्रॉपरली पब्लिक इंटरेस्ट को। अब ये कैसे, तो ये एग्जाम्पल देखने से समझ आएगा। जैसे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी गई फॉर इंस्टॉलिंग अ टेलीफोन एक्सचेंज, बट उसे यूज़ ही नहीं किया गया उस पर्पस के लिए। या आज की डेट में एक स्कूल बिल्डिंग बना दी गई बट उसमें काम चालू किया 5 साल बाद, मतलब आज की डेट में देखोगे तो ये अवॉइडेबल था ना, नहीं बनवाते स्कूल, जब 5 साल बाद चालू करना था तो 5 साल बाद बनवाते। क्या बोल रहा है 5 years ऑफ इट्स कम्प्लीशन, जिस दिन बन के ख़त्म हुआ उसके 5 साल बाद स्टार्ट किया, तो इस पॉइंट पे जब बनवा रहे थे तब तो इसे अवॉइड कर सकते थे ना खर्चे को। तो ये हमें कैसे पता चलता है, प्रोप्राइटरी ऑडिट करने से। इसलिए जब हम ऑडिट करते हैं तो हमें ट्राई करना चाहिए टू सिक्योर अ रीजनेबली हाई स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल मॉरलिटी। और ये कैसे कर सकते हो, तो बाय लुकिंग इनटू द विजडम, फेथफुलनेस और इकोनॉमिक ऑफ ट्रांजैक्शन। कभी कभी ऐसा होता है इलेक्शन आने वाला है, चलो स्कूल बनवा दो, हॉस्पिटल बनवा दो, काम चालू हुआ नहीं हुआ से फ़र्क नहीं है, दिखाने के लिए बनवा दो
इसलिए ये चेक करो जो खर्च किए जा रहे हैं उसके पीछे का विजडम, फेथफुलनेस, इकोनॉमिक ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है। और यही सब जो कंसिडरेशंस हैं, इसकी वजह से आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया है ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्राइटरी, जो कि अब कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जा रहा है विथ रेगुलरिटी ऑडिट। दैट इज़ आज के टाइम पे आप रेगुलरिटी ऑडिट तो करते ही हो, साथ में प्रोप्राइटरी ऑडिट भी करते हो। अब जैसे रूल्स और रेगुलेशन के अगेंस्ट ऑडिट करनी थी तो वहाँ पे स्पेसिफाइड था ना आपको ये चीज़ें चेक करनी है। लाइकवाइज प्रोप्राइटरी ऑडिट के लिए कोई भी प्रेसाइज रूल्स बताना इज़ नॉट दैट ईजी। कोई प्रेसाइज रूल नहीं है यहाँ पे, ये तो ऑब्वियसली आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे कोई चीज़ बन के तैयार हो गई, उसे यूज़ इतने साल बाद कर रहे हो, अब इसके पीछे कोई रीज़न है या बस ऐसे ही कोई रीज़न नहीं है बट यहाँ पे चालू ना करके इतने सालों बाद चालू किया जा रहा है, क्या है ये तो आप अपनी कॉमन सेंस के बेसिस पे ही बता सकते हो। एंड स्ट्रेट लॉजिक ऑफ द ऑडिटर्स एंड ऑफ दोज हुज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर सब्जेक्टेड टू प्रोप्राइटरी ऑडिट। हाँ, ऐसे हम कोई प्रेसाइज रूल नहीं बता सकते बट कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो बताए गए हैं, लेट डाउन किए गए हैं इन ऑडिट कोड, जो रिकग्नाइज किए गए हैं एज स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। अब वो प्रिंसिपल्स क्या हैं? सबसे पहले तो जो एक्सपेंडिचर इंकर किया जा रहा है, इट शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेशन डिमांड। अब एक तरफ स्कूल बन सकता है, एक सरकारी स्कूल बन सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ में, लेकिन आप उसे ही बनाने में लगा रहे हो 10 करोड़। अरे हम AC भी लगाएंगे, हम यहाँ स्विमिंग पूल भी बनाएंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। नहीं, जितना वो ओकेशन डिमांड करता है उतना ही एक्सपेंडिचर इंकर करना है। हर एक पब्लिक ऑफिसर एक्सपेक्टेड है, हर एक पब्लिक ऑफिसर से ये एक्सपेक्टेड है कि वो एक्सरसाइज करेगा सेम विजिलेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड फ्रॉम पब्लिक मनीज एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ हिज ओन मनी। दैट इज़ हर एक पब्लिक ऑफिसर से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो उतने ही सतर्क रहें एक्सपेंडिचर इंकर करते वक्त एक पब्लिक मनी से, जितना एक इंडिविजुअल, एक नॉर्मल इंसान सतर्क होगा अपने खुद के पैसे खर्चते वक्त। आप अपने 1 रुपये भी खर्च करने से पहले 100 बार सोचोगे, बट वहीं दूसरे का पैसा हो तो वही बोल रहा है। आप यहाँ पे ये जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं ये दूसरे का पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उन्हें ये पैसा खर्च करते वक्त कुछ इस तरीके का विजिलेंस मेंटेन करके रखना है, एक्सरसाइज करना है, जैसे कि वो अपना खुद का पैसा खर्च कर रहे हों। अब सिंपल साधारण शब्द में कहा जाए तो सोच समझ के खर्च करना है। कोई भी अथॉरिटी के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, ना ही वो एक्सरसाइज कर सकते हैं ऐसी कोई पावर जिसमें वो सैंक्शन करे कोई भी एक्सपेंडिचर जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके एडवांटेज के लिए हो। एंड एट लास्ट ये पब्लिक का पैसा है, जो पब्लिक मनी है, ये यूटिलाइज नहीं किया जा सकता फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सनस और सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी अनलेस वो जो अमाउंट है एक्सपेंडिचर का वो इनसिग्निफिकेंट है, दैट इज़ बहुत छोटा मोटा अमाउंट है, तो फिर खर्च कर सकते हैं इन लोगों पे। अ क्लेम फॉर द अमाउंट कुड बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट और लॉ, या कोर्ट ऑफ लॉ के बेसिस पे वो खर्चे किए जा रहे हैं, या जो खर्चा है वो इन परसुएंस में है ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी और कस्टम। दैट इज़ वो ऑफिसर अपने मनमर्जी से पॉलिसी बना के सैंक्शन नहीं कर रहा है एक्सपेंडिचर, उसे पॉलिसी अलाउ कर रही है, कस्टम्स अलाउ कर रहे हैं तो सैंक्शन कर रहा है। और कुछ अमाउंट्स ऑफ अलाउंसेज है सच एज ट्रैवलिंग अलाउंस है, जो कि ग्रांट किए गए टू मीट एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। दैट इज़ अगर कोई अमाउंट ऑफ अलाउंस दिया जा रहा है लाइक ट्रैवलिंग अलाउंस, तो ये उस पर्सन के लिए सोर्स ऑफ प्रॉफिट ना बने। जैसे कोई गवर्नमेंट के काम से कहीं जा रहा है उसके लिए जो इंकर हो रहा है उस पर आप अलाउंस दो, बट आप उसके पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं दे सकते। ये प्रोप्राइटरी ऑडिट पढ़ के क्या समझ आया? बेसिकली ये एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एनफोर्स करे इकोनॉमी इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, और वहीं ऑडिट का फंक्शन ये है कि वो जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है उसकी नज़र में लाए, उसकी नोटिस में लाए अगर किसी भी तरह का वेस्टफुलनेस हो रहा है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन केसेस ऑफ इम्प्रॉपर अवॉइडेबल, जो इम्प्रॉपर हो, अवॉइडेबल हो, इनफेक्टिव अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हो। अगर ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है तो वो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट की नज़र पे ला सके। ये होता है हमारा ऑडिट का फंक्शन। अब जितनी भी ये ऑडिट्स हैं ना, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स ऑर्डर्स ऑफ सैंक्शन, अगेंस्ट प्रोविजन, प्रोप्राइटरी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, ये सब जब रिवाइज करना हो तो इस टेबल से आके रिवाइज कर लेना। नाउ परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या स्कोप है ऑडिट की? इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू कवर एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, परफॉर्मेंस, दैट इज़ फुल स्कोप ऑडिट। बेसिकली अभी तक आप टुकड़ों टुकड़ों में चेक कर रहे थे, यहाँ क्या रूल्स रेगुलेशन से कंप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पे क्या एक्सपेंडिचर सही से इंकर किए जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट क्या सही से प्रोविजन बनाए गए हैं। यहाँ परफॉर्मेंस ऑडिट में आप ओवरऑल हर चीज़ चेक कर रहे हो
एफिशिएंसी के लिए आप क्या चेक करते हो कि ये जो भी स्कीम्स प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं और जो भी ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं वो इकोनॉमिकली कंडक्ट हो रहे हैं या नहीं, और उनसे जो भी रिजल्ट एक्सपेक्ट किया गया था वो रिजल्ट प्रोवाइड करा रहे हैं या नहीं। दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस दैम। और इससे हमें ये पता चलेगा कि हमने अभी तक में जो भी फंक्शन परफॉर्म किए उनमें से कौन से इकोनॉमिकल और एफिशिएंट मैनर में परफॉर्म हुए हैं। इकोनॉमी ऑडिट में हम देखते हैं कि क्या जो गवर्नमेंट ने एक्वायर किए हैं फाइनेंशियल, ह्यूमन, फिजिकल रिसोर्सेज इन इकोनॉमिकल मैनर। अब जो चीज़ 1 करोड़ में बन सकती थी तुमने 10 करोड़ लगा दिए, ऐसे तो नहीं होता। जो 1 करोड़ में बन सकती है उसे 1 में ही बनाओ। क्या आप इकोनॉमिकल मैनर में काम कर पा रहे हो, ये आप चेक करते हो इन इकोनॉमी ऑडिट। देन इफेक्टिवनेस ऑडिट। इफेक्टिवनेस ऑडिट में आप देखते हो कि जो भी आपको परफॉर्म करना था, प्रोग्राम, स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स, वो सब सही तरीके से आपने परफॉर्म किया है या नहीं, ओवरऑल टारगेटेड ऑब्जेक्टिव आपने अचीव किए या नहीं, एज वेल एज एफिशिएंसी ऑफ द मीन्स अडॉप्टेड फॉर अटेनमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स। दैट इज़ कितने इफेक्टिवली आपने काम किया है, कितने सही से आपने काम किया है। देन एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। ये जब भी यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है एज एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम, अथॉरिटी और फंक्शन। और ये ओरिएंटेड होता है टूवर्ड्स आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रेटर इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। द प्रोसीजर्स फॉर कंडक्टिंग परफॉर्मेंस ऑडिट कवर्स। परफॉर्मेंस की ऑडिट करने के लिए, परफॉर्मेंस ऑडिट करने के लिए सबसे पहले तो आपको टॉपिक आइडेंटिफाई करना होता है, उसके बारे में प्रिलिमिनरी स्टडी करनी होती है, प्लानिंग करनी होती है, फिर आप एग्जीक्यूट करते हो ऑडिट और उसके बाद रिपोर्ट करते हो। दैट इज़ परफॉर्मेंस ऑडिट इज़ नॉर्मल जो हम ऑडिटिंग करते हैं। पहले हम समझते हैं, एंटिटी को समझते हैं, यहाँ टॉपिक को समझोगे, फिर हम उसकी प्रिलिमिनरी स्टडी करते हैं और फिर इस स्टडी के बेसिस पे हम अपनी एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं। प्लानिंग हो गई, अब एग्जीक्यूट करके रिपोर्ट ड्रॉ करेंगे। एंड हियर वी आर डन विथ ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर। नाउ ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स। अब जितनी ओल्ड टेक्निक्स हम पढ़ रहे थे ना एक्सपेंडिचर के लिए, ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। द ऑडिट ऑफ रिसिप्ट इज नीदर ऑल परवेसिव और एज ओल्ड एज ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर बट हैज़ कम टू स्टे इन सम कंट्रीज। सच एन ऑडिट प्रोवाइड्स फॉर चेकिंग। ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स में आप क्या चेक करते हो कि क्या जो भी रेवेन्यूज़ या अदर डेट्स ड्यू हैं गवर्नमेंट को, उन्हें करेक्टली असेस, रियलाइज और क्रेडिट किया गया है या नहीं गवर्नमेंट अकाउंट में बाय द डेसिग्नेटेड अथॉरिटीज़। दैट इज़ जो रिस्पॉन्सिबल है ये चीज़ें करने को, उसने अच्छी तरीके से ये चीज़ें की है या नहीं। क्या डिपार्टमेंट या एजेंसी के द्वारा ऐसे एडिक्वेट रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, फ्रेम किए गए हैं जो सिक्योर कर पाएँ एक इफेक्टिव चेक ऑन असेसमेंट, कलेक्शन एंड प्रॉपर एलोकेशन। अब आपने इसे काम तो दे दिया कि तुम ही असेस करोगे, रियलाइज़ करोगे और क्रेडिट करोगे गवर्नमेंट अकाउंट में, पर इस पे नज़र भी तो रखनी होगी ना कि ये सही से कर रहा है या नहीं। तो अब ये चेक करेंगे कि क्या इसके लिए डिपार्टमेंट ने या एजेंसी ने एडिक्वेट रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स बनाए हैं या नहीं, और अगर बनाए हैं तो क्या उन्हें एक्चुअली में कैरी आउट किया जा रहा है, एक्चुअली में उन्हें यूज़ किया जा रहा है। क्या ये एडिक्वेट चेक्स इस तरह से इम्पोज किए गए हैं कि वो इंश्योर कर पाएँ एक प्रॉपर डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन अगर किसी भी तरह की इरेगुलरिटी, डबल रिफंड, फ्रॉडलेंट और फॉर्ज्ड रिफंड, वाउचर्स या अदर लॉस ऑफ रेवेन्यू थ्रू फ्रॉड और विलफुल ओमिशन। दैट इज़ किसी भी तरह का फ्रॉड, इरेगुलरिटी, डबल रिफंड हो रही है तो क्या हमने एडिक्वेट चेक्स को इस तरीके से इम्पोज किया है कि वो डिटेक्ट की जा सके। फिर हमें रिव्यू करना है सिस्टम्स और प्रोसीजर्स को, ताकि हमें ये पता चले कि जो इंटरनल प्रोसीजर्स हैं वह एक्यूरेटली सिक्योर करते हैं या नहीं एक करेक्ट और रेगुलर अकाउंटिंग ऑफ डिमांड्स, कलेक्शन एंड रिफंड्स एंड परसेंट ऑफ ड्यूज अप टू फाइनल सेटलमेंट एंड टू सजेस्ट इम्प्रूवमेंट। दैट इज़ जो इंटरनल प्रोसीजर्स हैं क्या वो अच्छी तरीके से सिक्योर करते हैं करेक्ट और रेगुलर अकाउंटिंग को ऑफ ऑल दिस, और अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो क्या वो सजेस्ट करते हैं इम्प्रूवमेंट। देखो जो बेसिक प्रिंसिपल है ना ऑडिट ऑफ रिसिप्ट की, वो ये है कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जनरल लेवल पे देखें, ना कि पर्टिकुलर। एक एक रिसिप्ट उठा के नहीं देखोगे, जनरल देखोगे। चाहे एक इंडिविजुअल केस ऑफ असेसमेंट, डिमांड, कलेक्शन, रिफंड ज़रूरी हो विद इन द एरिया ऑफ टेस्ट चेक। और साथ ही साथ हम रिव्यू करते हैं जुडिशियल डिसीजन जो लिए गए हैं बाय टैक्स अथॉरिटीज़, ताकि हम ये जज कर पाएँ, ये चेक कर पाएँ कि कितना अफेक्टिव है वो असेसमेंट प्रोसीजर। दैट इज़ ये चेक करना कि क्या टैक्स अथॉरिटीज़ ने अफेक्टिवली असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म किया है, अप्लाई किया है। अब किस एक्सटेंट पे, कितने क्वांटम पे ऑडिट परफॉर्म करनी है हर कैटेगरी के लिए, ये डिटरमाइन करता है CNAG।
आप इसमें किसी भी तरह का नेगोशिएशन नहीं कर सकते, ना ही इसे क्वेश्चन कर सकते। अगर CNDG ने बोल दिया कि ये 4 चीज़ें चेक करो तो करो। अब ये जो भी प्रेस्क्राइब्ड एक्सटेंट और क्वांटम है ऑडिट की, ये स्ट्रक्चर की जाती है इन अकॉर्डेंस विद डिज़ाइन ऑफ टेस्ट चेक, रैंडम सैम्पलिंग, जनरल रिव्यू, इन डेप्थ स्टडी ऑफ स्पेसिफाइड एरियाज एट्सेट्रा। जो भी हमें देखने को मिले बाय द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन या उस ट्रांजैक्शन की इंपॉर्टेंस इन स्कीम ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ अ डिपार्टमेंट एंड टोटलिटी ऑफ इट्स ट्रांजैक्शन, किस फ्रिक्वेंसी पे चेक हो रहा है, टोटल प्लान क्या है ऑडिट का टू बी एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द ईयर। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रेस्क्राइब किया जाता है एक्सटेंट एंड क्वांटम ऑफ ऑडिट बाय C&AG। अब जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म होता है वो प्रोवाइड करता है कि प्राइमरी चेक होगा बाय द ऑडिटर, टेस्ट चेक होगा बाय द सुपरवाइज़र एंड कंट्रोल एंड डायरेक्शंस देखे जाएंगे बाय द ग्रुप लीडर। जो भी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और रिपोर्टिंग होगी काम की, वो डायरेक्ट की जाती है, मॉनिटर की जाती है एट मिडिल एंड टॉप लेवल्स ऑफ द ऑडिट हायरार्की। अब C&AG जिसे अब पॉइंट कर रहा है उसके आर्टिकल को बुला के नहीं समझाएगा, वो CA को समझाएगा। अब वहाँ पे कुछ ऐसे बिल्ट इन अरेंजमेंट्स होते हैं विद इन द C&AG जो इंश्योर करते हैं कि जो भी वर्क असाइन किया गया है हर एम्प्लॉय को, वो उसे कैरी आउट कर रहा है एज प्रेस्क्राइब्ड। हम ऑडिट दोनों जगह कंडक्ट करते हैं, जहाँ पे एक सेंट्रली जहाँ पे अकाउंट्स और ओरिजिनल वाउचर्स रखे गए हैं, दूसरा लोकली जहाँ पे ये पर्टिकुलर फंक्शन डिसबर्स किया जा रहा है। दैट इज़ आपने सेंट्रली जहाँ पे अकाउंट्स रखा है वो भी चेक होगा, और लोकली जहाँ पे ये ड्राइंग और डिसबर्सिंग फंक्शन परफॉर्म की जा रही है वहाँ पे भी ऑडिट परफॉर्म होगा ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स ऑब्टेनिंग। एंड हियर वी आर डन विद ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है, अगर होगा तो आप पूछ सकते हो, आई विल क्लियर योर डाउट। ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्रीज, ये भी अगेन एक छोटा सा टॉपिक है। ये जो है ना, ये एक तरह से पार्ट है एक्सपेंडिचर ऑडिट का विद रेफरेंस टू द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंट्रस्टेड टू C&AG। इसमें ऑडिट कंडक्ट किया जाता है, दैट इज़ ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्रीज में हम ऑडिट कंडक्ट करते हैं ये सर्टेन करने कि जो भी रेगुलेशंस बनाए गए हैं गवर्निंग परचेज, रिसिप्ट, इशू, कस्टडी, सेल, इन्वेंट्री, वो सब वेल डिवाइज्ड है और प्रॉपरली कैरी आउट किए जा रहे हैं। अगर किसी भी तरह की डेफिशिएंसी दिख रही है क्वांटिटीज़ ऑफ स्टोर हेल्ड या कोई भी डिफेक्ट दिख रहा है तो वो नोटिस में ला सके गवर्नमेंट की। हम ये पढ़ रहे हैं कि हम ये ऑडिट क्यों कंडक्ट करते हैं, ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्रीज। तो पहला तो हम ये इस ऑडिट से ये पता करते हैं कि ये जो भी रेगुलेशंस है इन्हें गवर्न कर रही है वो वेल डिवाइज्ड और प्रॉपर्ली कैरी आउट की जा रही है या नहीं। फिर अगर वहाँ पे किसी भी तरह की डेफिशिएंसी या डिफेक्ट दिख रही है तो हम वो लाएंगे टू द नोटिस ऑफ गवर्नमेंट। फिर हम ये वेरीफाई करते हैं कि जो भी परचेज हो रही है वो प्रॉपर्ली सेंक्शन की गई है, इकोनॉमिकल है और इन अकॉर्डेंस विद रूल्स ऑफ फॉर परचेज है जो बताएगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। फर्दर हम इस ऑडिट को करके ये इंश्योर करते हैं कि जो भी प्राइस पे की गई है वो रिजनेबल है और एग्रीमेंट में है विद टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ स्टोर्स, और जो भी सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी फर्निश किया गया है वो किया गया है बाय इंस्पेक्टिंग एंड रिसीविंग यूनिट्स। और अगर कोई भी केस है एक अनइकोनॉमिकल परचेज ऑफ स्टोर्स का या लॉसेस का जो एट्रीब्यूटेबल है टू डिफेक्टिव और इन्फीरियर क्वालिटी और स्टोर आर स्पेसिफिकली ब्रॉट बाय द ऑडिट। जब आप ये ऑडिट करते हो तो अगर ऐसी कोई भी इश्यूज होते हैं तो आप उसे गवर्नमेंट की नज़र पे ला पाते हो। फिर आप ये ऑडिट कंडक्ट करते हो ताकि आप चेक कर पाओ अकाउंट्स ऑफ रिसिप्ट, इश्यूज, बैलेंस regarding accuracy, correctness and reasonableness of balances in inventories with particular reference to the specified norms for a level of consumption of inventory holding। that is ताकि आप चेक कर पाओ रिसिप्ट, इशू, बैलेंस जो भी है जो रिलेट करते हैं टू द एक्यूरेसी, करेक्टनेस और रिजनेबलनेस ऑफ बैलेंस इन इन्वेंट्री, जो रिफ़र करेंगे कुछ स्पेसिफाइड नॉर्म्स को फॉर लेवल ऑफ कंजम्पशन। अगर किसी भी तरह की एक्सेस और आइडल इन्वेंट्री देखने को मिल रही है तो वो आप स्पेसिफिकली मेंशन करोगे अपनी रिपोर्ट में। और यहाँ पे पीरियोडिकल वेरिफिकेशन भी कंडक्ट किया जाता है टू एंश्योर देयर एग्जिस्टेंस। और जब प्राइस्ड अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं तो ऐसे केस में ऑडिटर ये देखेगा कि जो भी प्राइस चार्ज किए गए हैं वो रिजनेबल है और रिव्यू किए गए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है उसे बहुत ही ध्यान से किया गया है ताकि जो भी वैल्यू अकाउंट्स में दिखाई दे रहा है अमाउंट वो टैली कर रहा है विद फिजिकल अकाउंट्स। एंड जो भी एडजस्टमेंट है P&L में ड्यू टू रिवैल्यूएशन, इन्वेंट्री टेकिंग और अदर कॉसेज इज कैरिड आउट। And here we are done with audit of stores and inventories. Next, audit of commercial account. इसे अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारे स्टार्ट में कुछ हार्डली 15 to 20 मिनट्स में गवर्नमेंट ऑडिट कंप्लीट हो जाएगी। इन केस आपको कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क, आई विल क्लियर योर डाउट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।